हाय एम्पेयर्स, सो आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 फिजिकल साइंस चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? परिवेश चिंतन। आप लोग के हिंदी मीडियम में इसका चैप्टर का नाम अलग अलग होगा, लेकिन चीज सब एक ही होगा, ठीक है। परिवेश चिंतन, ठीक है। इससे आपके माध्यमिक जो परीक्षा होता है उसमें टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। टोटल कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है? 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। किस प्रकार आता है? 1-1 मार्क्स का आपका 3 क्वेश्चन आता है, ठीक है, और 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। टोटल कितना मार्क्स हो गया? 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। और ये बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। और एक पढ़ाने से पहले एक और बहुत जरूरी बात क्या कि हम लोग जो 9, 8 और 9 में पढ़ते थे या बच्चा क्लास में पढ़ते थे, क्या होता था? एक किताब लेते थे, किताब से हम लोग किताब में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन दिया रहता था, उसी को टिक टाक कर लेते थे और उसी को याद करके चल जाते थे, हम लोग पास हो जाते थे। लेकिन यहाँ पे आपका क्या करना पड़ेगा? एक प्रॉपर नोट्स बनाना पड़ेगा। नोट्स में आपका सब कुछ चीज़ें लिखी रहेगी, ठीक। मोटा कॉपी में सजा के एक नोट्स बनाना पड़ेगा जिसमें सब कुछ चीज़ आपका लिखा रहेगा, ठीक है। और उसी को आप लोग पढ़िएगा। जो भी किताब दिया रहेगा, किताब भी लीजिएगा तो किताब का क्वेश्चन भी उसमें सॉल्व कर लीजिएगा, आपका पूरा हो जाएगा। तो इसके लिए आपको नोट्स बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। नोट्स बनाइए कैसे? जैसे हम यहाँ लिखे हैं वायुमंडल, तो इसको ब्लैक से लिखिएगा। इस चीज़ को जो आंसर लिखे उसको ब्लू से लिखिएगा। सजा कैसे नोट्स बना लीजिएगा एक मोटा कॉपी में, जिससे आपका पूरा क्लास 10 का फिजिकल साइंस हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इस चैप्टर के अंदर आते हैं, ठीक है। तो चैप्टर के अंदर में जो पहला हम लोग का टॉपिक है वो क्या है? वायुमंडल किसे कहते हैं? ये जो है इसको पहले समझते हैं, फिर लिखिएगा। वायुमंडल किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये क्या होता है तो समझ लीजिए। ये जो हमारी पृथ्वी है, क्या है? हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के चारों तरफ क्या है? सिर्फ और सिर्फ गैस है। सिर्फ और सिर्फ क्या है? गैस है। तो जैसे जैसे बहुत ऊंचाई तक, बहुत चारों तरफ, ओके, पृथ्वी के चारों तरफ बहुत ऊंचाई तक क्या है? सिर्फ गैस ही गैस भरा है, ठीक है। गैस क्या क्या है? पृथ्वी को चारों तरफ से घेर के रखा है। जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ बहुत ऊंचाई तक सिर्फ क्या है? गैस है। ये पृथ्वी के ये चारों तरफ, ठीक है, चारों तरफ क्या है? सिर्फ और सिर्फ गैस है। ये क्या करती है? पृथ्वी को चारों तरफ से घेर के रखती है, उसी को हमारा वायुमंडल कहते हैं। तो पृथ्वी के चारों तरफ कई 100 किलोमीटर, तो बहुत ऊंचाई तक, पृथ्वी से बहुत ऊंचाई तक क्या है? तक गैसों का जो आवरण है, आवरण मतलब जैसे ये कपड़ा हमारे शरीर को ढकने का कार्य करता है, उसी प्रकार ये जो गैस है पृथ्वी को चारों तरफ से ढक के रखी है, इसी आवरण को उसे हम वायुमंडल कहते हैं। तो गैसों का जो आवरण है पृथ्वी के चारों तरफ, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल, इंग्लिश में एटमॉस्फेयर, ओके। अब ये जो वायुमंडल होता है हमारा, ठीक है, वो गैसों के अलावा, ये जो गैस है, गैसों के अलावा वायुमंडल का जो निर्माण होता है जलवाष्प और धूलकणों से मिलकर होता है। तो इसको भी लिख लीजिए। गैसों के अलावा हमारे वायुमंडल का निर्माण जलवाष्प एवं धूलकणों से मिलकर होता है। आप देखिएगा आपके आसपास गैस तो है ही, हवा तो है ही, हवा के अलावा भी जो आसपास क्या रहता है? बहुत सारा धूलकण हवा में उड़ते रहता है, या जलवाष्प, बादल, ये सबसे भी हमारे वायुमंडल का निर्माण होता है। लेकिन ये बहुत कम मात्रा में रहता है। जो गैस होता है हमारे आसपास चारों तरफ क्या है? सिर्फ और सिर्फ गैस ही है, ठीक है। तो गैस बहुत ज़्यादा रहता है और उसमें धूलकण या जलवाष्प बहुत कम रहता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता होगा क्या कि ये जो पृथ्वी है, ये क्या है? हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के चारों तरफ हवा क्यों है? हवा उड़ के दूसरी तरफ क्यों नहीं चला जाता? दूसरी जगह क्यों नहीं जाता? या बादल या धूलकण जो है हमारी पृथ्वी के आसपास क्यों है? तो इसका मुख्य कारण यह है कि पृथ्वी के अंदर एक शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। क्या शक्ति है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति। आप लोग 8 में थोड़ा मोड़ा पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण शक्ति। ये शक्ति क्या होता है? पृथ्वी के अंदर एक ऐसी शक्ति है जो क्या करती है? किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींच के रखती है। उसी प्रकार पृथ्वी क्या करती है? जैसे हम लोग किसी चीज़ को फेंकते हैं तो वापस नीचे जमीन की ओर गिर जाता है, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी उसे अपनी ओर खींच लेती है। उसी प्रकार जो आसपास का हवा है, धूलकण है, उसे भी क्या करती है? पृथ्वी अपनी ओर खींच के रखती है, जिसके कारण वो उड़ के दूसरी तरफ नहीं चला जाता। अगर ये पृथ्वी के अंदर ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं होता तो यहाँ पे कुछ भी हवा या गैस नहीं रहता, तो यहाँ पे जीवन असंभव हो जाता। क्यों? क्योंकि यह वायुमंडल है, वायुमंडल में ऑक्सीजन है, जिसके कारण हम लोग श्वास ले पा रहे हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं रहता तो क्या होता? हम लोग यहाँ पे जी पाते नहीं ना। इसलिए पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट समझ में आया। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का वायुमंडल पृथ्वी से अलग नहीं होता। अगर नहीं रहता तो वायुमंडल अर्थात जो धूलकण हवा हमारे आसपास है वो उड़ के दूसरी तरफ चली जाता। अब क्या है? ये जो चौथा ब्लू में लिखा है, वायुमंडल में उपस्थित कुछ महत्वपूर्ण गैस है। वायुमंडल में क्या उपस्थित रहते हैं? गैस रहते हैं, ठीक है।
वायुमंडल बोलने का मतलब है जो गैस है, जलवाष्प है या फिर धूलकण, ये सब मिल के पृथ्वी को चारों तरफ से घेर के रखी है बहुत ऊंचाई तक, इसे ही हमारा वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, तो वायुमंडल गैसों से मिलकर बना होता है, तो विभिन्न प्रकार के गैसों से मिलकर वायुमंडल का निर्माण होता है। उन्हीं में से कुछ महत्वपूर्ण गैसें जो हमें आगे काम आएगा हम लोग को पढ़ने में। ठीक है, उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके नाम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला जो गैस है, ठीक है, वो क्या है? नाइट्रोजन। ठीक है, हमारे आसपास नाइट्रोजन गैस, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस उपस्थित रहता है। ठीक है, जो नाइट्रोजन आता है वो 78% रहता है। कितना परसेंट रहता है? 78%। 78% बोलने का मतलब क्या है? समझ लीजिए पृथ्वी के चारों तरफ विभिन्न प्रकार की गैसेस है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई गैस है वो कौन है? 78% नाइट्रोजन है। बोलने का मतलब अगर पूरा जितना भी प्रकार का गैस है सबको 100% मान लिया जाए, ठीक है, 100% मान लिया जाए, तो उसमें 78% सिर्फ कौन सा गैस होगा? नाइट्रोजन होगा। समझ में आया? 78% कौन है? नाइट्रोजन। एमसीक्यू में क्वेश्चन पाता है वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाया जाता है, तो 78% कौन सा गैस पाया जाता है? नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो आप लोग को पता है, हम लोग श्वसन क्रिया में श्वास के रूप में ग्रहण करते हैं, तो ये ऑक्सीजन 21% है। तो 100% में 78% ए है और 21% कौन है? ऑक्सीजन है। अगर इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 99% बचा। कितना? 100 में 99% सिर्फ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस ही है। ठीक है, पृथ्वी में 100 मैंने 99% भाग में 99%, ये 99% इतना भाग में सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही है। उसके बाद बाकी का एक भाग में ये सब गैसें है। उसमें 3 नंबर पे सबसे महत्वपूर्ण गैस आ जाता है। ठीक है, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड, इसको जो हम लोग श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वही गैस। उसकी प्रतिशत मात्रा जो है 0.04% या 0.03% भी बोल सकते हैं। ये इतना कम है, लेकिन इतना कम होने के कारण भी ये हमारे लिए बहुत हानिकारक हो जाता है। ठीक है, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है, लेकिन इतना कम होने के कारण भी ये हमारे लिए बहुत हानिकारक है। ठीक है, और इसका मुख्य कारण आप लोग को पता है, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, पौधे जब भोजन निर्माण की क्रिया करते हैं, ठीक है, भोजन बनाते हैं, तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं वो लोग पौधे, और अपनी भोजन निर्माण की क्रिया को संपूर्ण करते हैं। इसके अलावा, इन तीनों के अलावा हमारे वायुमंडल में ये सब गैसें भी पाई जाती है, लेकिन इसकी प्रतिशत मात्रा जो है वो बहुत कम पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है। जैसे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी एक गैस है, H2 से इसको दिखाते हैं। हीलियम HE से दिखाते हैं। ठीक है, हीलियम एक गैस है जिसको He से दिखाते हैं। हीलियम गैस को आप लोग देखे होंगे, जो हवा माने गैस बैलून जो होता है, जिसमें हम लोग गैस भरवाते हैं, जिसके कारण होता है क्या? वो बैलून उड़ने लगता है। तो उसमें जो गैस भरा जाता है वो कौन सा गैस रहता है? हीलियम गैस रहता है। उसके बाद ऑर्गन भी एक गैस है, मीथेन भी एक गैस है, और ओजोन तो महत्वपूर्ण, ये हमको पूरा चैप्टर में पढ़ना है, इसलिए इसको पहले ही बता दिए। ये सब क्या है? गैस है। ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, गैसों के अल्प मात्रा में पाई जाती है, बहुत कम मात्रा में ये सब गैसें पाई जाती है। उनकी मात्रा याद करने का जरूरत नहीं है। मेन अगर पूछेगा सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, तो नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद ये सब भी गैसें पाया जाता है। इसको सिर्फ ये नाम याद कीजिएगा और ये सिंबल इसका जो है वो याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग वायुमंडल के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल की कितनी परतें होती है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया, वायुमंडल की कितनी परतें होते हैं, किस आधार पे? देखिए, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी जो वायुमंडल है, जो गैस है, बहुत ऊंचाई तक फैली हुई है। लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, कभी कभी क्या होता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में अंतर आता है, तापमान घट जाता है या बढ़ जाता है। जैसे यहाँ से यहाँ बढ़ेंगे, धरातल मैंने जमीन से जैसे ऊंचाई बढ़ेगा, कभी कभी तापमान घटने लगता है। ठीक है, फिर जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तापमान बढ़ने लगता है। तो जहां तक तापमान घटने लगता है उसको वहां तक के क्षेत्र को एक अलग नाम दिया जाएगा, और जहां से तापमान बढ़ने लगता है वहां के क्षेत्र को एक अलग नाम दिया जाता है। इसी आधार पर हम लोग वायुमंडल को कई भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो तापमान, दबाव और मौसमी परिवर्तन के आधार पर वायुमंडल को मुख्य 5 भागों में बांटा गया है।
वायुमंडल को हम लोग 5 भागों में बांट सकते हैं। कहाँ पे तापमान लोग घटेगा बढ़ेगा फिर घटेगा बढ़ेगा, इस आधार पर हम लोग 5 भागों में बांट सकते हैं। उसी प्रकार दबाव और मौसमी परिवर्तन अर्थात मौसम में क्या परिवर्तन आता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ बरसात होता है नहीं होता है, आंधी तूफान आता है नहीं आता है, इस सब के आधार पर हम लोग वायुमंडल को 5 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो है वो है क्षोभ मंडल। क्या है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, ठीक है, इसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, इसको ट्रोपोस्फियर भी बोल सकते हो। समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर, मध्यमंडल, मेसोस्फियर, ठीक है, तापमंडल, थर्मोस्फियर, लास्ट बही मंडल, एक्सोस्फियर। ठीक है, तो ये समझ लो हमारी पृथ्वी, ये क्या हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी से ये समझ लो ये वायुमंडल है हमारा, बस चारों तरफ क्या है, गैस है, वायुमंडल है। लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़े तो तापमान हो सके घटेगा बढ़ेगा, फिर ऊंचाई बढ़ा तापमान घटेगा बढ़ेगा, इस आधार पे दबाव घटेगा बढ़ेगा, इस आधार पे हम वायुमंडल को टोटल कितने भागों में बांट दिए, 5 भागों में बांट दिए। तो ये जो पहला भाग है यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई को हम बोलेंगे क्षोभ मंडल। क्या बोलेंगे? क्षोभ मंडल। ठीक है, इस डायग्राम को भी आप लोग उतार सकते हैं, मतलब ताकि तुम्हारे याद करने के लिए आसानी होगा। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ का जो भाग है वो बोलेंगे समताप मंडल। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ के भाग को हम लोग बोलेंगे मध्य मंडल, उसके बाद ताप मंडल, उसके बाद बही मंडल। ठीक है, जैसे हम लोग रास्ते में कोई जगह होता है तो यहाँ से यहाँ ये इलाका है, यहाँ से यहाँ ये इलाका है, उसी प्रकार ऊंचाई जैसे जैसे पृथ्वी से ऊंचाई बढ़ रहा है तो यहाँ से यहाँ का इलाका को क्षोभ मंडल बोलेंगे। यहाँ से यहाँ का इलाका को जो समझ लो यहाँ से यहाँ का जो क्षेत्रफल है या एरिया है, यहाँ से यहाँ का जो जगह है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ऊंचाई है उसको समताप मंडल, ऐसे ऐसे करके हम लोग 5 भागों में बांटे हैं। लेकिन एक ही आधार पे बांटे, तापमान दबाव या मौसमी परिवर्तन के आधार पर। तापमान ऊंचाई बढ़ता है या घटता है इस आधार पर, या फिर दबाव बढ़ता है या घटता है ऊंचाई बढ़ने के साथ इस आधार पर, या मौसम में क्या परिवर्तन आता है, यहाँ बारिश होता है फिर यहाँ से बढ़े तो बारिश नहीं होता है, इस आधार पर हम लोग वायुमंडल को टोटल 5 भागों में बांट दिए। ठीक है, किसी किसी बुक में 6-7 दिया जाता है। ठीक है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, मेन यही मुख्य बोले ना, मुख्य 5 भागों में बांटा गया, फिर इसी में से 2 भाग निकल जाता है। ठीक है, इसी में से 2 भाग निकलता है, इसमें भी 2 भाग निकल जाता है, तो अलग अलग अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, सब परतों के बारे में पढ़ेंगे। पहले ये 5 का नाम याद कर लो, रख लो, इस डायग्राम को भी बना लो। ये पृथ्वी है, पृथ्वी के वायुमंडल को 5 भागों में बांट दिए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग पहले तापमान और मौसमी परिवर्तन तो उनको बताया, ये थोड़ा दबाव क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो दबाव पढ़ने से पहले प्रेशर क्या होता है, दबाव क्या होता है, मैंने दबाव को इंग्लिश में प्रेशर बोला जाता है। ठीक है, वो क्या होता है, हम लोग मैंने 9th क्लास में ये चीजें था, लेकिन हम लोग थोड़ा सा समराइज इसको कर लेते हैं। ठीक है, कि दबाव एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो दबाव पढ़ने से पहले हम लोग को थोड़ा बल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बल क्या होता है, ठीक है, थोड़ा सा समझ लो। बल क्या होता है, जैसे हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो उस वस्तु का आकार में क्या आता है, परिवर्तन आ जाता है। जैसे हम इसको इधर से इधर बल लगाए, ठीक है, इसको दबाए, ठीक है, तो जैसे किसी वस्तु पर बल लगता है उसके आकार में क्या आता है, परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, अब ये दबाव क्या होता है, बल तो समझ में आया, जब बल लगेगा तो क्या होगा, किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, और ये मैंने ये बहुत देर से 9th क्लास में पढ़ाया जाता है बल के बारे में, लेकिन हम लोग अभी थोड़ा सा सिंपल से जानेंगे। जैसे किसी वस्तु पे बल लगेगा उसके आकार में क्या होगा, परिवर्तन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो समझ लो दबाव क्या होता है, समझ लो इतना बड़ा कोई क्षेत्र है। ठीक है, इतना बड़ा कोई जगह है। ठीक है, इसमें हम बल लगा रहे हैं, इसको हम क्या करें, दबाने की ऐसे कोशिश करें, ऊपर से ऐसे दबा रहे। ठीक है, इसमें हम क्या लगा रहे हैं, बल का प्रयोग करें। बल के प्रयोग से क्या होगा, इसके आकार में परिवर्तन होगा। जैसे मतलब ये इतना बड़ा क्षेत्र है, ठीक है, इसमें हम क्या करें, बल लगा रहे हैं, इसको ऊपर से दबाने का हम कोशिश करें, तो बल लगाने से क्या होगा, इसके आकार में परिवर्तन होगा। इस टोटल जगह पे, इस टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल जगह पे हम कुल समझ लो 50 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। कितना न्यूटन का बल लगा रहे हैं, 50 न्यूटन का।
बल को हम माप सकते हैं, ठीक है, माप के हम लोग न्यूटन में बताते हैं। न्यूटन क्या है, बल की एसआई इकाई है, ठीक है। वो बाकी हम लोग 9th क्लास में था, ठीक है, लेकिन हम लोग का ये कोई काम का भी नहीं है, ठीक है। तो लोग बल को कितना बल लग रहा है, इस टोटल जगह पे कितना बल हम ऐसे लगा रहे हैं, ठीक है, वो हम माप लिए, ठीक है। वो कितना है, 50 न्यूटन। अब हम क्या करेंगे, इसी जगह पे एक छोटा सा जगह लेंगे, ठीक है। ये जो पूरा बोर्ड है, तो इतना जगह जो था उसमें हम 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा इतना छोटा जगह लिए, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हम लोग। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यह क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। तो वो क्या होगा, 1 मीटर स्क्वायर। इस 1 मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल कितना है, 1, इसको बोलते हैं इकाई क्षेत्रफल, इकाई क्षेत्रफल, ठीक है। तो इतना बड़ा क्षेत्रफल में कितना बल लगा है, 50 न्यूटन का। तो इकाई क्षेत्रफल पर जितना बल लगेगा ना, इस छोटा सा जगह पे जितना बल लग रहा है ना, उसी बल को हम बोलेंगे यहाँ पे लगने वाला दबाव, यहाँ पे लगने वाला दबाव। अब ये दबाव हम लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि इतना बड़ा जगह पे टोटल कितना बल लग रहा है, वो हम लोग को पता है। तो इतना इकाई क्षेत्रफल में 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा जगह पे जितना बल लग रहा होगा, उसी चीज को क्या बोलेंगे, उस जगह पे लगने वाला दबाव। ये हम लोग को दबाव समझ में आया, ठीक है। लेकिन हम लोग को दबाव यहाँ नहीं पढ़ना, हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है वायुमंडलीय दबाव क्या होता है। तो हम लोग का जो टॉपिक है वो क्या है, वायु मंडलीय दबाव। किसी किताब में ये चीज मैंने 9th क्लास में आता है, ठीक है, दबाव हुआ, इसलिए किताब में बहुत इजी तरीके से निकाल देता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग समझा रहे हैं। पहले तो बल समझ में आया, बल इकाई क्षेत्रफल में 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा जो जगह है उस पे जो बल लगेगा उसी को क्या बोलेंगे, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को ही क्या बोलेंगे हम लोग, दबाव बोलेंगे, ठीक है। अब वायुमंडलीय दबाव क्या होता है, समझ लो ये पृथ्वी है हमारी, सॉरी इधर हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, समझ लो पृथ्वी के ये हमारा वायुमंडल है। ये बड़ा गोला क्या है, मान लीजिए कि यहाँ तक हमारी गैस पूरा फैला हुआ है, ठीक है, इसी को हम वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल में क्या है, गैस है, क्या है, चारों तरफ क्या है, ऐसे बिंदु बिंदु में जो लिखा है वो गैस है, वो गैस के अणु है, क्या है, गैस के अणु। अब अणु क्या होता है तुम लोग को पता होगा, ठीक है, जैसे O2 CO2 है, उसी को गैस का सूत्र है, ठीक है। ये गैस के छोटे छोटे अणु है, इस प्रकार गैस होते हैं, समझ लो इस प्रकार के गैस होते हैं, बहुत गैस ऐसे भरा हुआ है, ठीक है। ये गैस क्या है, पूरा पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, इसी प्रकार बिंदु बिंदु के रूप में गैस पूरा भरा हुआ है, ठीक है। ये गैस क्या करता है, पृथ्वी को दबाने का कोशिश करता है, पृथ्वी पे एक प्रकार का बल का प्रयोग करता है, पृथ्वी पे क्या करता है, एक प्रकार का बल प्रयोग करता है। करने का मतलब क्या है कि ये पृथ्वी के चारों तरफ जो गैस है वो पृथ्वी को दबाने की कोशिश कर रहा है, पृथ्वी पे एक प्रकार का सब मिलकर पृथ्वी पे एक प्रकार का बल का प्रयोग कर रहा है, ठीक है। अब हमको पृथ्वी पे बल का प्रयोग कर रहा है, कुछ तो बल का वैल्यू होगा वो हमको पता है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एक छोटा सा जगह लेना है, छोटा सा जगह 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा। इतना छोटा जगह पे वायु के द्वारा, गैस के द्वारा कितना बल लग रहा है, जब उसको निकाल देंगे तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे लगने वाला दबाव। तो दबाव का अगर सिंपल सा अगर हम परिभाषा लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं कि इकाई पृथ्वी के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, पृथ्वी के इकाई क्षेत्रफल पर गैसों के द्वारा लगने वाले बल को वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। समझ में आया? ये गैस क्या करते हैं, जो चारों तरफ गैस के अणु है, गैस के अणु पता है तुम लोगों को, कोई पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होता है, अणु कहलाता है, परमाणु कहलाता है, ठीक है। तो ये जो अणु है, ये अणु क्या करते हैं, गैस का जो अणु है, छोटे छोटे गैस के जो अणु है वो क्या करते हैं, पृथ्वी को दबाने, पृथ्वी में एक प्रकार का बल का प्रयोग करते हैं। तो इतना छोटा जगह पे जितना बल का प्रयोग ये गैस द्वारा किया जा रहा है उसको जब हम कैलकुलेट कर देंगे तो वही चीज हमारा क्या कहलाएगा, वायुमंडलीय दबाव। क्या कहलाएगा, वायुमंडलीय दबाव। तो जितना ज्यादा अणु होगा वायुमंडलीय दबाव क्या होगा, उतना ज्यादा
क्योंकि जितना ज्यादा अणु होगा उतना ज्यादा बल लगेगा, तो वायुमंडलीय दबाव क्या होगा उतना ज्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है, जैसे जैसे ऊंचाई ये बढ़ते जाते हैं, ये जो अणु है एक दूसरे से दूर होते जाते हैं, एक दूसरे से दूर होते जाते हैं, एक दूसरे से अणु क्या होते हैं एक दूसरे से पहले पृथ्वी के करीब रहेंगे तो ये जो गैस के अणु हो क्या रहेंगे एक दूसरे के पास पास रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी से ऊंचाई बढ़ते जाएगा ये अणु क्या होगा एक दूसरे से दूर जाता जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे एक चीज आता है घनत्व, वायु का घनत्व, ये चीज क्या होता है। ठीक है, ये चीज बोलने का मतलब समझ लो कोई एक छोटा सा जगह लिए, क्या लिए छोटा सा जगह लिए, वहां पे गैस के कितने अणु है, अगर गैस के अणु ज्यादा किसी स्थान पर, अगर गैस के अणु ज्यादा है तो वहां का वायु घनत्व अधिक होगा। ठीक है, इस चीज को पहले जो किसी स्थान पर अगर गैस के अणु कम है तो वहां का वायु घनत्व कम होगा। तो यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से पता पृथ्वी के करीब क्या होता है, गैस बहुत एक दूसरे के सटे रहते हैं, बहुत पास पास रहते हैं, तो कोई एक जगह ले लो तो वहां पे क्या होगा गैस के अणु क्या होंगे बहुत ज्यादा होंगे, तो बोलेंगे यहाँ का घनत्व तो क्या है ज्यादा। लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी से दूर जाओगे ये गैस के अणु जो है गैस क्या होंगे एक दूसरे से दूर जाएंगे, गैस क्या होगा एक दूसरे से दूर जाएंगे, गैस फैलने लगते हैं तो एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो वहां पे किसी भी एक स्थान पे क्या होगा गैस के जो अणु होंगे वो क्या होंगे कम होंगे, गैस के अणु जब कम होंगे तो बोलेंगे यहाँ का घनत्व क्या है कम है और यहाँ का घनत्व क्या है ज्यादा है। ठीक है, ये घनत्व का मतलब हुआ, इस चीज को लिख लेना है, सिंपल सा बात है। अगर ज्यादा गैस होगा कहीं किसी पे जगह पे ज्यादा गैस होगा तो वहां बोलेंगे घनत्व ज्यादा है, गैस जो होगा वो कम होगा तो बोलेंगे वहां का घनत्व क्या है कम है। सिंपल सा लैंग्वेज दबाव क्या है गैस, ये जो गैस मिलके पृथ्वी पे जो बल लगा रहे हैं तो छोटे से जगह पे इकाई क्षेत्रफल पे जितना बल लगा रहे हैं उसी को क्या बोलेंगे वायुमंडलीय दबाव। इन दोनों चीजों को लिख लो, समझो, धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, धीरे धीरे समझ में आएगा। इकाई क्षेत्रफल बोलने का मतलब 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा जगह का जो क्षेत्रफल होगा वही क्षेत्रफल क्या कहलाएगा इकाई क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे जो वायुमंडल की 5 परतें हैं उन्हीं के बारे में डेप्थ में डिटेल में उसको पढ़ेंगे, क्षोभमंडल लिख के उसके बारे में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग वायुमंडल की जो पहली परत है क्षोभमंडल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में बहुत सारी बातें हैं जिसको हम लोग पॉइंट के माध्यम से पढ़ेंगे। ये सारी बातें एक एक पॉइंट से एक एक मार्कर क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं इसको समझा दूंगा फिर आप उठा लीजिएगा उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्षोभमंडल क्या, ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है। बहुत जैसे हम डायग्राम में बना रहे हैं क्या, ये जैसे जैसे ये सब ऊपरी परत है, ये क्षोभमंडल के ऊपर क्या है समताप मंडल, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर उसके ऊपर ये। ठीक है, तो ये क्या, ये वायुमंडल है, वायुमंडल के सबसे नीचे ये कौन सा है क्षोभमंडल। ये पॉइंट समझ में आया, ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है। निचली परत होने का मतलब है पृथ्वी से सबसे ज्यादा नजदीक है। ठीक है, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा तो ऊपरी परत हो जाएगा, सबसे जो नीचे रहेगा वो निचली परत है। यह परत पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक है। सही, जैसा कि हमको पता है पृथ्वी से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा क्या होगा, एक एक पॉइंट को समझाते उसी को लिखिएगा। ठीक है, जैसे जैसे पृथ्वी से ऊंचाई बढ़ेगा तो जो परतें होंगे चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो परत है ये पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक, अर्थात ये जो है ये पृथ्वी है और पृथ्वी से ऊंचाई 11 किलोमीटर है। ये परत क्या है 11 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो पृथ्वी से यहाँ से लेकर यहाँ तक 11 किलोमीटर तक सिर्फ कौन सा मंडल है क्षोभमंडल कहलाता है। तो पृथ्वी से 11 किलोमीटर की ऊंचाई तक कौन सा मंडल स्थित है क्षोभमंडल स्थित है। ठीक है, और ये पृथ्वी के सबसे ज्यादा क्योंकि चारों तरफ कौन सा मंडल है क्षोभमंडल ही है। ठीक है, पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक वाला परत कौन है क्षोभमंडल, क्योंकि ये पृथ्वी से और पृथ्वी से 11 किलोमीटर दूर तक स्थित है। तो ये क्या है पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक है। ठीक है, ये समझ में आया। बोलेगा कि क्षोभमंडल का विस्तार धरातल में पृथ्वी की सतह से, धरातल में इस पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई तक हुआ है तो 11 किलोमीटर दूर तक हुआ है। ठीक है, किसी किसी बुक में 10 दिया जाता है, ठीक है, किसी में 18 भी दिया जाता है, लेकिन वो सागर तल से बोलता है। ठीक है, हम लोग धरातल से
पृथ्वी की जमीन, मतलब जमीन जो है, जमीन से हम लोग वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ से 11, मतलब हम लोग नहीं वहाँ पे एक्चुअली में, जो हम लोग अपने बुक फॉलो किए, जो बंगाल वेस्ट बंगाल में सबसे अच्छा जो बुक है उसी में से ये सब दिया था, ठीक है। यहाँ सब जीवधारी इसी परत में सब जीवधारी निवास करते हैं, सबको पता है, ठीक है। ये पृथ्वी है, हम लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, इधर पे हम लोग रहते हैं, तो हम लोग किस परत में रहते हैं, क्षोभ मंडल में हम लोग रहते हैं। जितना भी जीवधारी पेड़ पौधे जितना भी है, ठीक है, जानवर कुत्ता सब कुछ किस परत में रहता है, क्षोभ मंडल में रहते हैं, क्योंकि हम लोग पृथ्वी की सतह पे रहता है, पृथ्वी की सतह से 1000 किलोमीटर कौन मंडल है, क्षोभ मंडल है, तो हम लोग किस परत में रहते हैं, क्षोभ मंडल में ही रहते हैं। ये समझ में आया, ठीक है। इस परत में किस परत में, क्षोभ मंडल में, इस परत में जलवाष्प, धूलकण और बादल रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। आप लोगों को लगता होगा कि जो बारिश होता है तो बारिश बहुत ऊंचाई तक होता है, नहीं, बारिश बहुत मैंने आसमान से बारिश की बूंदें आती है, नहीं, ठीक है। ये पृथ्वी से 11 किलोमीटर दूर ही बादल कौन स्थित रहता है, बादल रहता है, ठीक है। बादल जो रहता है पृथ्वी से 11 किलोमीटर दूर स्थित रहता है, ठीक है। पृथ्वी के 11 किलोमीटर दूर की ऊंचाई पर ये सब बादल स्थित रहते हैं, जहां से क्या होती है, बरसात होती है, ठीक है। तो जितना भी वर्षा आंधी तूफान होता है वो किस मंडल में होता है, क्षोभ मंडल में होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि जलवाष्प, धूलकण, बादल ये सब किस मंडल में, पृथ्वी से बहुत अधिक ऊंचाई पर नहीं रहते, ये पृथ्वी से 11 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच ही कहीं पे रहते हैं, कौन, धूलकण, बादल और ये जलवाष्प, ये सब, जिसके कारण मौसमी परिवर्तन होता है। मौसमी परिवर्तन होने का मतलब क्या है, वर्षा, आंधी तूफान, वज्रपात, बिजली गिरना, ठीक है, ये सब घटना इसी मंडल में होती है, क्षोभ मंडल में ही होती है, इत्यादि, ठीक है। इतनी सारी मौसमी परिवर्तन होने के कारण इसी मंडल में क्या होता है, बारिश, आंधी तूफान होता है, जिसके कारण इस मंडल को हम लोग अशांत मंडल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो अगर पूछेगा कि किस मंडल को, किस परत, वायुमंडल के किस परत को अशांत मंडल के नाम से भी जाना जाता है, तो क्या बोलिएगा, क्षोभ मंडल। क्यों, क्योंकि इस परत में जलवाष्प, धूलकण, बादल रहते हैं, जिसके कारण इस परत में सारी मौसमी घटनाएं मतलब वही वर्षा, आंधी तूफान इत्यादि, ठीक है, इत्यादि होती है। इन सारी प्राकृतिक घटनाओं के कारण, प्राकृतिक के द्वारा जो आंधी तूफान वर्षा होता है, ये सब प्राकृतिक घटना है, प्राकृतिक के कारण होता है, हम लोग इसे नहीं नियंत्रित कर सकते, ठीक है, ये सब प्राकृतिक घटना है। तो इन प्राकृतिक घटनाओं के कारण इस परत को क्या कहते हैं, अशांत मंडल भी कहते हैं, क्योंकि हमेशा ये अशांत रहता है, ठीक है। अशांत मतलब आंधी तूफान कभी न कभी हमेशा आते रहता है इस परत में, इसलिए इस परत को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं या अशांत मंडल भी कहते हैं, ठीक है। इस परत में, ये जो परत है पृथ्वी से 11 किलोमीटर दूर तक जो वायुमंडल का जो क्षेत्र है, उसमें क्या रहता है, ऑक्सीजन गैस रहता है, नाइट्रोजन गैस रहता है, CO2 गैस, ये जलवाष्प, ठीक है, ये सब बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे पृथ्वी से 11 किलोमीटर के दूर के ही क्षेत्र में O2, N2, CO2 ये सब गैसें पाई जाती है। ये सब भारी गैसें होती है, भारी गैसें पृथ्वी के नजदीक ही पाई जाती है, जितने भी ये सब गैसें है ना, पृथ्वी में बहुत ज्यादा नजदीकी पाई जाती है, ठीक है। जलवाष्प भी पानी को गर्म कर देने पे भाप बनता है, उसी को जलवाष्प हो गया, ठीक है। तो ये सब हम लोग 6 पॉइंट यहाँ पे समझ में आ गया, ठीक है। पहला तो क्या कि ये पृथ्वी की सबसे ज्यादा नजदीक है, दूसरा क्या 11 किलोमीटर तो फैला है, तीसरा क्या बादल, आंधी तूफान इसी परत पृथ्वी के 11 किलोमीटर के क्षेत्र में ही होता है, ये क्षोभ मंडल में ही होता है, ठीक है, इसलिए इसको अशांत मंडल भी कहते हैं। इसमें CO2, N2, O2 इत्यादि गैसें यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब इस परत की विशेषता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्षोभ मंडल में 7वां पॉइंट जो था हम लोग का वो पढ़ेंगे, ठीक है। छह पॉइंट हम लोग पढ़ लिए क्षोभ मंडल में। 7वां पॉइंट क्या है, तो ये क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल कहां तक फैला, पृथ्वी से 11 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्षोभ मंडल फैला हुआ है, ठीक है, इतना हम लोग को पता है। लेकिन क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आते जाते यहाँ तक याद रखिए, ठीक है। क्षोभ मंडल में जैसे जैसे तुम यहाँ से घाट से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा, तापमान क्या होगा, कमते जाएगा, ठीक है। इसलिए देखना कहीं कहीं जो ऊंचे स्थान होते हैं, जैसे हिमालय होता है, ठीक है, वो पृथ्वी से बहुत ज्यादा ऊंचाई पर होता है, पृथ्वी की सतह से बहुत ज्यादा ऊंचाई पर होता है, तो वहां पे देखना वहां पे बर्फ जमा रहता है, क्योंकि वहां का तापमान क्या होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि क्षोभ मंडल में जैसे जैसे तुम ऊंचाई बढ़ते जाएगा, तुम यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जाएगा, तो पहले जो भी यहाँ का टेम्परेचर था, अब क्या होगा, पहले के टेम्परेचर में तुम्हारा 6.5 डिग्री सेल्सियस कम जाता है, इसको पढ़ते हैं 6.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जितना भी टेम्परेचर यहाँ पे था 1 किलोमीटर दूर जाओगे तो उससे टेम्परेचर कितना होगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस कम जाएगा, इसको याद रखना, ठीक है। कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगा, तुम यहाँ से जैसे जैसे ऊपर जाएगा तापमान क्या होगा, कमते जाएगा, और यहाँ से 1 किलोमीटर ऊपर जाएगा, ये इधर भी जाएगा तब भी, ठीक है। 1 किलोमीटर ऊपर आएगा तो क्या होगा, तुम्हारा जो तापमान था वो पहले की तुलना में 6.5 डिग्री सेल्सियस
कम जाएगा। पहले जो भी था, अब क्या होगा, 1 किलोमीटर दूर पृथ्वी से 1 किलोमीटर दूर टेम्परेचर क्या होगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस कम जाएगा। ये पॉइंट समझ में आया। पूछ सकता है कि किस मंडल में तापमान में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आते जाती है। तो क्षोभ मंडल में ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगा, क्षोभ मंडल धरातल से जैसे जैसे ऊंचा जाओगे, मतलब ऊपर जाओगे, क्या होगा, तापमान धीरे धीरे कमने लगेगा। और इसका रेट क्या है, प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे, मतलब धरातल से सुन 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो यहाँ का तापमान क्या होगा, पहले की तापमान, यहाँ पे जो भी तापमान होगा उससे 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होगा। ठीक है, किसी किसी बुक में 6.4 भी दिखा रहा था, लेकिन ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु का घनत्व भी क्या होता है, कमते जाता है। ये हम लोग को पता है। ठीक है, क्यों कमता है, क्योंकि क्षोभ मंडल जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा वायु क्या होगा, फैलते जाएगा। वायु के जो अणु होते हैं, जो गैस के अणु होते हैं, वो क्या होंगे, धीरे धीरे पहले यहाँ पे जो सामने रहेंगे तो बहुत सटे सटे रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी क्या होंगे, बहुत दूर दूर तक जाएंगे। तो क्या होगा, हम बोलेंगे जैसे 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 गैस कम से जाएगा, बोलेंगे क्या, वायु का घनत्व क्या है, गैस के अणु एक जगह पे कम है, यहाँ पे देखो कम है, यहाँ पे देखो ज्यादा है। जैसे जैसे गैस के अणु कम है, क्या बोलेंगे, वायु का घनत्व कम है। तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु का घनत्व क्या होता है, कम होता जाता है। अब दबाव क्या, वायुमंडलीय दबाव पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो हमको पता है क्षोभ मंडल में वायु मंडलीय दबाव बहुत अधिक होता है। क्षोभ मंडल पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक है और यहाँ पे गैस की मात्रा जो है क्या आती है, बहुत ज्यादा गैस एक साथ रहता है। तो यहाँ पे जो वायुमंडलीय दबाव होता है, इस परत के द्वारा जो पृथ्वी पे दबाव पड़ता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा इस परत में सबसे ज्यादा वायुमंडलीय दबाव होता है। लेकिन ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव कमता जाता है। वायुमंडलीय दबाव, वायु के द्वारा जो पृथ्वी पे दबाव लग रहा था ना, वो क्या होता है, धीरे धीरे कमते जाता है। क्यों कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, वायु का घनत्व भी कमते जाता है। अब दबाव कौन डालता है, वायु डालता है, गैस डालता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा गैस क्या होगा, कमते जाएगा। तो गैस अगर कमता जाएगा तो उसके द्वारा जो दबाव लग रहा है वो भी क्या होगा, धीरे धीरे कमते जाएगा। ठीक है, तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, गैस के अणुओं की संख्या में कमी आती है। गैस के अणुओं की संख्या में कमी आने के कारण क्या होती है, वायु का जो दबाव है, वायुमंडलीय दबाव, वो भी क्या होता है, धीरे धीरे कमने लगता है। ठीक है, इसका भी कुछ दिया, प्रति 110 मीटर की ऊंचाई पे वायुमंडलीय जो दबाव है 1 सेंटीमीटर Hg, इसको पढ़ते हैं 1 सेंटीमीटर Hg। तो सेकंड चैप्टर पढ़ाएंगे ना, तो ये दबाव क्या होता है, ये सेंटीमीटर Hg क्या होता है, इसको फुल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी समझ लो, जो दबाव को मापने की जो एक इकाई है, दबाव को तुम माप सकते हो, किसमें माप सकते हो, सेंटीमीटर Hg में माप सकते हो। ठीक है, तो प्रत्येक 110 मीटर की ऊंचाई पे जाओगे, ये धरातल से 110 मीटर ऊंचाई पे जाओगे ना, तो यहाँ पे वायु के द्वारा जो दबाव लग रहा था ना, अब क्या होगा, उसमें से 1 सेंटीमीटर Hg दबाव कम जाएगा। ठीक है, बोलने का मतलब क्या है, समझ लो, यहाँ पे बहुत सारे गैस के अणु, ये जो बल लगाने से इकाई क्षेत्रफल पे वो दबाव का जाता है। यहाँ पे दबाव अगर 20 सेंटीमीटर Hg, कितना है, 20 सेंटीमीटर Hg है, तो यहाँ से 110 मीटर ऊपर जाओगे ना, तो वहाँ दबाव क्या होगा, 19 सेंटीमीटर Hg। 1 सेंटीमीटर माने 1 सेंटीमीटर Hg दबाव क्या होगा, कम हो जाएगा। इसको मर्क्यूरी बोलते हैं, 1 सेंटीमीटर Hg। ठीक है, इसको Hg मींस मर्क्यूरी। ठीक है, डिटेल में लोग सेकंड चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो क्षोभ मंडल की सबसे ऊपरी परत को, जहां क्षोभ मंडल समाप्त होता है और समताप मंडल आरंभ होता है, उसको क्षोभ सीमा कहते हैं। बोलने का मतलब क्या है, ये क्षोभ मंडल है, 11 किलोमीटर का क्षोभ मंडल, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो क्षोभ मंडल है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो जा रहा है और यहाँ से कौन सा मंडल स्टार्ट हो रहा है, समताप मंडल स्टार्ट हो रहा है। तो जो यहाँ पे जो ये परत है, ये जो छोटा सा जगह, वो क्या करते हैं, समताप मंडल और क्षोभ मंडल को अलग करने का काम करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षोभ सीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षोभ सीमा। तो क्षोभ सीमा पूछेगा किसे कहते हैं, तो कैसे कहते हैं, माने एरिया से मतलब बॉर्डर, क्या ये समझ लो, ये बॉर्डर है। बॉर्डर क्या कहते हैं, इधर इस बॉर्डर से इधर समताप मंडल, इस बॉर्डर से इधर क्या, क्षोभ मंडल। तो ये जो बॉर्डर है उसी को क्या बोलेंगे, क्षोभ सीमा। क्या बोलेंगे, क्षोभ सीमा। ये क्या करती है, इसको अलग करने का काम करता है। यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा कम होता है। यहाँ का जो क्षोभ सीमा का तापमान होता है ना, धीरे धीरे देखते ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान क्या होता है, कम दे जाता है और यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो 11 किलोमीटर दूर तुम पृथ्वी से 11 किलोमीटर दूर चले जाओगे तो वहाँ का तापमान क्या होगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो क्षोभ सीमा समझ में आ गया। क्या क्षोभ सीमा क्या है, क्षोभ सीमा क्या कहते हैं, समताप, इधर से ऊपर समताप मंडल, इधर से इधर नीचे क्षोभ मंडल। तो ये क्षोभ सीमा क्या करती है, इन दोनों मंडलों को अलग करने का काम करता है। वह क्षेत्र जो इन दोनों मंडलों को, इन दोनों परतों को अलग करता है, उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, क्षोभ सीमा बोलते हैं। ठीक है,
ये हम लोग 10 पॉइंट में हम लोग पूरा एकदम छोप मंडल जो था ट्रोपोस्फेयर था उसको पढ़ लिए, ठीक है। एक एक मार्क्स से एमसीक्यू पूछे जाएगा इससे, या फिर पूछा जाएगा कि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दबाव में क्या क्या वायुमंडलीय दबाव कमता है या बढ़ता है। तो आपको पता है कमता है, क्यों कमता है, क्योंकि वायु का घनत्व क्या होता है धीरे धीरे कमते जाता है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको हम लोग मतलब प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन था उसको चैप्टर जब खत्म हो जाए तब सॉल्व करेंगे। अब हम लोग बायोमोल की पहली परत के बारे में पढ़ लिए, क्या था 10 से 11 मिनट दूर तक स्थित है। अब 11 से जो यहां तक है उस क्षेत्र को हम लोग समताप, उस परत को, उस क्षेत्र को हम लोग समताप मंडल कहते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको लिख लो तब तक। अब हम लोग समताप मंडल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। समताप मंडल क्षोभ मंडल खत्म हुआ और क्या स्टार्ट होगा, ये वायुमंडल की दूसरी परत है, उस परत को क्या कहते हैं समताप मंडल, ठीक है। तो 11 किलोमीटर से जो ये क्षेत्र है इसके ऊपर का जो भाग है यहाँ तक, उस भाग को हम लोग क्या बोलेंगे समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर की परत को क्या कहते हैं समताप मंडल। ये क्षोभ मंडल में 11 किलोमीटर समाप्त हो गया। अब उसके ऊपर का जो परत है ये वाला परत, ठीक है, उस परत को हम लोग क्या बोलेंगे समताप मंडल, ठीक है। इसका विस्तार 11 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के मध्य हुआ है। बोलने का मतलब क्या है, यहाँ से 11 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल, फिर 11 से 50 किलोमीटर तक कौन सा मंडल है समताप मंडल। इस मंडल को हम लोग क्या बोलते हैं समताप मंडल, ठीक है। तो बोलेगा समताप मंडल का विस्तार कहां से कहां तक हुआ है, तो 11 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के मध्य वायुमंडल का जो परत है उस परत को हम लोग किस नाम से जानते हैं समताप मंडल के नाम से जानते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जानते हैं। इस परत में धूलकण, ध्यान दीजिएगा धूलकण बादल, जो धूलकण होता है छोटा छोटा कण होता है, ठीक है, धूल, वो क्या होता है धूलकण बादल जो होता है, ठीक है, वो सब बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। इस परत में मौसम संबंधी घटनाएं ना के बराबर होती है, इसलिए इस परत को शांत मंडल भी कहते हैं। बोलेगा देखिए बादल उदल सब यहाँ पे रहता है, यहाँ पे जो बादल उदल धूलकण ये बहुत कम होता ही नहीं, ठीक है। अगर बादल उदल होगा नहीं तो बारिश आंधी तूफान इस परत में आएगा ही नहीं, ठीक है। अब बारिश आंधी तूफान ना होने के कारण इस परत को हम लोग किस नाम से जानते हैं शांत शांत मंडल के नाम से भी जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। आज हम लोगों को पता चल गया कि आंधी तूफान यहाँ बारिश हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि इसके ऊपर भी बारिश होगा। पृथ्वी से 11 किलोमीटर दूर पे ही बादल उधर अधिक मात्रा में बादल रहते हैं, यहाँ पे बादल रहते बहुत कम रहते हैं, ना के बराबर रहते हैं, इसी कारण यहाँ पे बारिश नहीं होता है, ठीक है। बारिश नहीं होने के कारण इस परत को जो 11 से 50 किलोमीटर का जो क्षेत्र है चारों तरफ, ठीक है, 11 से 50 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं शांत मंडल भी कहते हैं, ठीक है। अब और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, इस परत में 25 से 35 किलोमीटर का जो क्षेत्र उसमें ओजोन गैस बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण इस क्षेत्र को ओजोन मंडल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे 11 से 50 किलोमीटर के बीच में एक ऐसा क्षेत्र है, ठीक है, 25 से 35 किलोमीटर के बीच एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें O3 माने ओजोन गैस, ठीक है, ओजोन गैस बहुत ज्यादा पाया जाता है। टोटल जो ब्रह्मांड में टोटल अगर 100% ओजोन गैस पाया जाता है तो 90% ओजोन गैस सिर्फ इसमें 25 से 35 किलोमीटर का क्षेत्र में ही पाया जाता है, ठीक है। तो इतना ज्यादा ओजोन गैस जब इस क्षेत्र में समताप मंडल में पाया जाता है तो इस क्षेत्र को यहाँ से यहाँ 25 से 35 किलोमीटर का जो क्षेत्र है ना उस क्षेत्र को ओजोन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो ओजोन मंडल किसे कहते हैं, समताप मंडल में क्या होता है 25 से 35 किलोमीटर का जो क्षेत्र उसमें क्या होता है ओजोन गैस बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है, ओजोन गैस बहुत ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, जिसके कारण उस परत को हम लोग क्या कहते हैं ओजोन मंडल कहते हैं। तो ओजोन मंडल कहाँ पे स्थित है, समताप मंडल के ही अंदर स्थित है। ये पॉइंट समझ में आया, ठीक है। पूछ सकता है 25 से 35 किलोमीटर के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है ओजोन मंडल। ओजोन मंडल किस वायुमंडलीय परत के अंतर्गत आता है, तो समताप मंडल जो है उसी के अंतर्गत आता है कौन, ओजोन मंडल। कई कई किताबों में इसको अलग तोड़ के पढ़ाया जाता है, लेकिन ये क्या है एक्चुअली में ओजोन मंडल क्या है समताप मंडल का ही एक भाग है। 25 से 35 किलोमीटर का जो क्षेत्र है यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र है चारों तरफ, ठीक है, ये चारों तरफ है, बोले थे ना चारों तरफ से घेर लेना, तो 25 से 35 किलोमीटर यहाँ से 25 से 35 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसमें क्या ओजोन गैस O3, ओजोन मतलब O3 गैस बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये जो क्षेत्र है ये चारों तरफ पृथ्वी के चारों तरफ का 25 से 35 किलोमीटर का जो क्षेत्र है जिसमें ओजोन गैस बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ओजोन मंडल के नाम से जानते हैं, समझ में आया, ठीक है।
अब मौसमी घटनाएं ना के बराबर होती है और हवाएं बहुत शांत गति से चलने के कारण यहाँ सुपरसोनिक जेट विमान उड़ते हैं। ठीक है, सुपरसोनिक जेट विमान बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे मौसमी घटनाएं बोले मतलब वर्षा आंधी तूफान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे बादल घुटन ये सब होता है नहीं, जलवाष्प होता नहीं, तो यहाँ आंधी तूफान आएगा नहीं आएगा। तो क्या होता है, अगर ये सब नहीं होती है किसी कारण क्या होता है, जो यहाँ पे हवाएं जो होती है, थोड़ी बहुत जो हवाएं होती है, जो गैस होती है, वो क्या होता है बहुत शांत गति से चलता है, यानी कि बहुत स्पीड से चलता है, बहुत शांत गति से, अच्छी धीमी धीमी गति से यहाँ पे चलती है। 11 से 50 किलोमीटर के क्षेत्र में हवाएं बहुत शांत गति से चलती है और वहाँ कोई बारिश आंधी तूफान भी नहीं होता है। इसके कारण क्या होता है, जो हाई स्पीड में चलने वाले जो एरोप्लेन होते हैं, सुपरसोनिक जेट विमान, हाई स्पीड में चलने वाले सुपरसोनिक जेट विमान अर्थात हाई स्पीड में चलने वाले जो एरोप्लेन होते हैं, वो सब इस मंडल में उड़ना उनके लिए सुरक्षित होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ आंधी तूफान नहीं होता है, जिस कारण एरोप्लेन हवाई जहाज जो भी होता है इस मंडल में ही उड़ते हैं। 10 से 11 से 50 किलोमीटर के बीच में ही एरोप्लेन उड़ते रहते हैं। ठीक है, इसमें भी उड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आंधी तूफान आता है तो एरोप्लेन क्रैश होने का खतरा रहता है, इसलिए क्या होता है दुर्घटना कुछ हो सकता है, इसलिए ये लोग इसमें उड़ता है 11 से 50 किलोमीटर से 11 से 50 किलोमीटर के बीच उड़ता है। क्योंकि वहाँ आंधी तूफान आने का खतरा बहुत कम होता है, जिससे दुर्घटना का जो चांसेस क्या होता है कम जाता है। तो पूछ सकता है कि सुपरसोनिक जेट विमान किस मंडल में उड़ते हैं, तो समताप मंडल में ही उड़ते हैं। ये हुआ समताप मंडल में, और 2 पॉइंट है इसका, वो भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद समताप मंडल भी हमारा खत्म हो जाएगा। ये 5 पॉइंट को लिख लीजिए आपसे। छठा पॉइंट है वो पढ़ेंगे। ठीक है, समताप मंडल के 6वें पॉइंट को पढ़ेंगे। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, देखिए, इस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव क्या होता है, धीरे धीरे कमने लगता है। ठीक है, क्यों? जैसे जैसे यहाँ से अब ऊंचाई बढ़ेगा क्या होगा, वायुमंडलीय जो दबाव है, वायु के द्वारा जो दबाव था वो क्या होगा, धीरे धीरे कमने लगेगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? मुख्य कारण यही है कि वायु का जो घनत्व है, वायु घनत्व वो क्या होता है, कमने लगता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा वायु की मात्रा जो होगी, वायु धीरे धीरे क्या होगा, कमने लगेगा। अब वायु जब कमने लगेगा तो उसके द्वारा जो दबाव लग रहा था वो भी क्या होगा, धीरे धीरे कमने लगेगा। ठीक है, तो समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव क्या होता है, धीरे धीरे कमने लगता है। ठीक है, क्षोभ सीमा में क्या हो रहा था, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान क्या होता, कम रहा था। लेकिन समताप सीमा में, समताप मंडल में क्या होता है, देखिए, इस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान भी बढ़ने लगता है। ठीक है, उसका उल्टा होता है, इसीलिए हम लोग इस आधार पे ही बांटेंगे। पहले ही बताया था कि यहाँ पे तापमान बढ़ेगा, यहाँ घटने लगेगा। ठीक है, तो इस परत में क्या होता है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा तापमान क्या होगा, तापमान भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, लेकिन वायु दबाव कमता है। ठीक है, वायु दबाव धीरे धीरे क्या होता है, कमता है, घटने लगता है, लेकिन तापमान क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है समताप मंडल में। ठीक है, कारण क्या है, इस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान बढ़ता है। इसका मुख्य कारण यह है कि समताप मंडल में उपस्थित ऑक्सीजन अणु सूर्य की परावैंगनी किरणों को ग्रहण कर ओजोन O3 का निर्माण करती है, जिसके निर्माण के समय बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे यह परत गर्म रहता है। बोलने का मतलब क्या है, ठीक है, इसको अभी हम लोग थोड़ा डिटेल में जब ओजोन परत पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, जो ये सूर्य की किरणें यहाँ पे आती है, यूवी किरणें आप लोग को पता है, परावैंगनिक किरणें, ये हानिकारक होती है हमारी त्वचा के लिए। हमारी त्वचा पे पड़ जाए तो क्या होता है, शरीर को जला देती है। ये किरणें जब समताप मंडल में आती है तो समताप मंडल में क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है। क्या रहता है, ऑक्सीजन पे जब ये पड़ती है तो ऑक्सीजन उस समय क्या होता है, O3 में बदल जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या होता है, O3 में बदल जाता है। ऑक्सीजन से किसका निर्माण होता है, ओजोन का निर्माण होता है। ओजोन के निर्माण के समय, ओजोन के निर्माण के साथ और क्या होता है, बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होता है, बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न होता है। जब यूवी रे, कौन सा रे, यूवी रेस मतलब सूर्य की जो परावैंगनिक किरणें जो हमारे लिए हानिकारक है, वो किरणें जब ऑक्सीजन पे पड़ती है, ऑक्सीजन जो गैस है उस पे जब पड़ती है तो क्या होता है, वहाँ पे ओजोन का निर्माण होता है। ओजोन के साथ क्या होता है, ऊष्मा, बहुत अधिक ऊष्मा, हीट का निर्माण होता है। जब हीट उत्पन्न होता है तो क्या होता है, ये परत धीरे धीरे गर्म हो जाता है। इसको हम लोग देख में, और ओजोन परत जब पढ़ेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन से ओजोन का निर्माण कैसे होता है। अभी सिंपल सा याद रखना, ठीक है, कि ऑक्सीजन से जब ओजोन का निर्माण होता है तो निर्माण के समय क्या होता है, बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न होती है, बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है। उस ऊष्मा के कारण ही क्या होता है, जो ये हमारा समताप मंडल होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे गर्म होता है। तो यहाँ तक तापमान धीरे धीरे यहाँ से बढ़ते बढ़ते तापमान क्या होता है, बहुत कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जैसे O3 का निर्माण होने लगता है, धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ का तापमान बढ़ने लगता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ोगे तापमान क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ने लगेगा।
अब ये समताप सीमा क्या है, ठीक है। तो समताप मंडल की सबसे ऊपरी परत को, जहां समताप मंडल समाप्त होता है और जहां से मध्य मंडल आरंभ होता है, उसी को क्या बोलते हैं, समताप सीमा। जैसे हम लोग को क्षोभ सीमा पर रहते हैं, वैसे ही समताप सीमा क्या है, जहां पर ये समताप मंडल खत्म हुआ और जहां पर ये मध्य मंडल स्टार्ट हुआ, उन दोनों को बीच का जो बॉर्डर है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, समताप सीमा। समझ में आया, समताप सीमा किसे कहते हैं, जहां पे समताप मंडल खत्म होता है, जहां से मध्य मंडल स्टार्ट होता है, उन दोनों के बीच को अलग करने वाला जो क्षेत्र है उसको क्या बोलेंगे, समताप सीमा। समझ में आया, समताप सीमा किसे कहते हैं। तो ये हम लोग का 8 पॉइंट हुआ समताप मंडल, यहाँ पे हम लोग का खत्म हो गया। एक एक क्वेश्चन अगर यहाँ से आएगा तो एक एक क्वेश्चन ये कारण पूछता है तो कारण भी लिखा दिए, क्या कि यूवी रे जब ऑक्सीजन पे पड़ती है, परावर्णिक किरणें जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, वो किरणें जब ऑक्सीजन पे पड़ती है तो ऑक्सीजन का जो अणु है O2 वो किस में परिवर्तित हो जाता है, O3 में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। ये क्या है, इसको हम लोग जब ओजोन पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। अगर थोड़ा सा आप लोग को पता है ये ऑक्सीजन अणु है, इसको O2 से दिखाते हैं, जब इस पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो ये O3 में बदल जाता है, जिसके साथ क्या होता है, बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी उत्पन्न होगा, जिसके कारण ये परत क्या होगा, धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ठंडा था, जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, जैसे ऊंचाई बढ़ोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, गर्मी बढ़ने लगेगा, तो तापमान बढ़ने लगता है। तब बोलेंगे हम क्या, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ समताप मंडल में क्या होता है, तापमान बढ़ने लगता है। मुख्य कारण क्या है, वो ऑक्सीजन का O3 में बदल जाना, जिसके साथ ऊष्मा बहुत ज्यादा उत्पन्न होता है, जिसके कारण तापमान क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो ये 8 पॉइंट हम लोग का समताप मंडल में खत्म हुआ। अब हम लोग मध्य मंडल की ओर बढ़ेंगे और मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में क्या परिवर्तन होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसको तब तक लिख लो। मंडल की जो तीसरी परत है, ठीक है, तीसरी परत मध्य मंडल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो समताप मंडल यहाँ तक 11 से 50 किलोमीटर तक कौन सा मंडल है, वायुमंडल का समताप मंडल है। कौन सी परत है, समताप मंडल है, ठीक है। अब समताप मंडल की ऊपर की जो परत है, समताप मंडल के ऊपर ये जो परत है, ठीक है, ये जो क्षेत्र है 50 से ऊपर का जो क्षेत्र है, ठीक है, उस क्षेत्र को हम लोग किस नाम से जानते हैं, मध्य मंडल के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका विस्तार 50 से 85 किलोमीटर के मध्य हुआ है, ठीक है। तो 50 धरातल से 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर के बीच का जो क्षेत्र है, ठीक है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, मध्य मंडल के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये हो गया। पूछ सकता है कि मध्य मंडल का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ है, तो मध्य मंडल जो है उसका विस्तार 50 से 85 किलोमीटर के बीच हुआ है, मध्य हुआ है, ठीक है। और क्या, यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। ये जो वायुमंडल का सबसे ठंडा परत है, बोलने का मतलब क्या, यहाँ का टेम्परेचर इतना कम जाता है, -92 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, ठीक है। ये यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ यहाँ का जो तापमान है वो धीरे धीरे कमते जाता है, और कमते ये जो क्षेत्र है सबसे ऊपर वाला मध्य मंडल का जो सबसे ऊपरी भाग है, वहाँ का जो टेम्परेचर है -92 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, ठीक है। -92 टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो गया, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बनता है, ठीक है, और -92 में 0 डिग्री सेल्सियस से भी बहुत ज़्यादा कम है। तो ऊंचाई बढ़ने के साथ जैसे तुम 85 किलो धरातल से 85 किलोमीटर दूर चल जाओगे ना, तो वहाँ का तापमान कितना हो जाएगा, -92 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, ठीक है। इसके सबसे ऊपरी परत का तापमान कितना होता है, -92 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम, ये बहुत कम है, ठीक है, ये बहुत कम है। 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बनता है, उससे भी कम है ये, ठीक है, माइनस में चल गया। इस मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव क्या होता है, धीरे धीरे कमते रहता है। ये सब में होता है, ये सब में होता है, ठीक है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव ये सब में कॉमन है, ठीक है, सारे परतों में ये क्या है, कॉमन है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, जो वायु है वो क्या होता है, धीरे धीरे कमने लगता है। तो वायु दबाव डाल रहा था, अब दबाव डालने वाला ही नहीं है, तो वायुमंडलीय दबाव तो धीरे धीरे कमेगा ना, क्योंकि जो वायु था, वायु क्या होता है, ज़्यादा वायु क्या रहता है, ये अक्षोभ मंडल में बहुत अधिक वायु उपस्थित रहता है, तो यहाँ का वायुमंडलीय दबाव क्या होता है, अधिक होता है। लेकिन यहाँ भी ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, गैस एक दूसरे से दूर जाता है, गैसों की जो मात्रा है वो क्या होती है, धीरे धीरे कमने लगती है, तो वायुमंडलीय दबाव क्या होता है, कमने लगता है। और उसी जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ते जाएगा, गैस धीरे धीरे क्या होगा, खत्म होते जाएगा। गैस क्या होता है, आगे जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा, गैस की जो मात्रा है, जो गैस होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, फैलते जाती है और बहुत कम होती जाती है, ठीक है। अब गैस जब कम हो जाएगा तो गैस जो दबाव डाल रहा था वो भी क्या होगा, धीरे धीरे कम जाएगा। तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ इस मंडल में क्या होता है, वायुमंडलीय दबाव कमते जाता है, ठीक है। और क्या, 6वां पॉइंट क्या है, इस मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान क्या होता है, घटता जाता है। तापमान में क्या होता है, घटते जाता है। ऊंचाई जैसे जैसे यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तापमान घटा, फिर बढ़ा, फिर यहाँ से ऐसे जैसे जाओगे तापमान क्या होगा, धीरे धीरे घटते जाएगा। और घटते घटते ये जो क्षेत्र है
सबसे ऊपरी वाला जो ये परत है उसका तापमान कितना होता है -92 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है, अब तुम लोग देखोगे जो आसमान में टूटता तारा ये सब दिखाई देता है। ठीक है, उल्का जिसको बोलते हैं, हिंदी में धूमकेतु बोल के एक चैप्टर भी हो, जब हिंदी पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे उल्का जो होता है, उल्का, ठीक है, जो टूटता तारा ये सब जो फिल्म उलिम में देखोगे, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं जो ये इसी मंडल में, इसी मध्य मंडल में हमको टूटता तारा ये सब दिखाई देता है। जितना भी उल्का पिंड होता है ये सब कहाँ पे हमको दिखाई देता है, मतलब धरातल से 85 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वहीं पे हमको ये टूटता तारा ये सब हमको दिखाई देता है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट बात, ये टूटता तारा यहाँ जमीन तक क्यों नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे जो थोड़ा बड़ा जो गैस है, ठीक है, जो हवा है, उससे वो घर्षण खाता है, उससे जो उल्का माने उल्का पिंड वो भी तो पत्थर होता है, वो क्या होता है हवा से घिसराते घिसराते घर्षण के कारण वहीं पे समाप्त हो जाता है, जिसके कारण वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है तापमान बहुत कम होता है, उल्का पिंड यहाँ पे दिखाई देता है, इस मंडल में ही दिखाई देता है, लेकिन उल्का पिंड जमीन तक क्यों नहीं पहुंच पाता, क्योंकि यहाँ पे जो गैस है, यहाँ पे जो हवा है, उससे वो घर्षण के माध्यम से वो क्या होता है धीरे धीरे वो घर्षण माने चिकना हो जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, जैसे ही उल्का पिंड यहाँ पे आएगा, हवा उस पर क्या हवा के साथ उसका घर्षण होगा, घर्षण होते होते धीरे धीरे वो छोटा होकर यहीं पे समाप्त हो जाता है। तो मंडल में ही हमें जितना भी उल्का पिंड ये सब तारा वारा दिखाई देता है, वो कहाँ दिखाई देता है, माने तारा टूटता हुआ जो भी दिखाई देता है ना उल्का पिंड, ये सब हमें किस मंडल में दिखाई देता है, मध्य मंडल में ही दिखाई देता है। ठीक है, तो ये मध्यमंडल में 7 पॉइंट है, इसको लिख लो, याद कर लो। ठीक है, अब हम लोग तापमंडल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वायुमंडल की जो चौथी परत है तापमंडल, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये वायुमंडल की चौथी परत है। ठीक है, तो मध्यमंडल के ऊपर की परत को तापमंडल के नाम से जाना जाता है, जो 85 किलोमीटर तक हम लोग का क्या है मध्यमंडल फैला है। अब उसके ऊपर का जो भाग है उसको किस नाम से जाना जाता है, तापमंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तापमंडल किसे कहते हैं, मध्यमंडल के ऊपर का जो वायुमंडल का भाग है, वायुमंडल की परत है, उस परत को क्या किस नाम से जाना जाता है, तापमंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस मंडल का विस्तार, मंडल बोलो या परत बोलो, ठीक है, इस मंडल का विस्तार, यहाँ परत भी बोल सकते हो तुम, ठीक है, परत, इस परत का विस्तार 85 से 500 किलोमीटर के मध्य हुआ है। मतलब 85 किलोमीटर धरातल से 85 किलोमीटर से 500 किलोमीटर के बीच का जो क्षेत्र है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तापमंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस मंडल में या परत भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बड़ी तीव्र गति से बढ़ता है, तापमान बड़ी तीव्र गति से बढ़ता है। जैसे जैसे यहाँ जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा 85 से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा, जैसे 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 तुम ऊपर जाओगे तापमान क्या होगा, बहुत तीव्र गति से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हो, यहाँ से यहाँ तापमान घटता है, फिर यहाँ बढ़ता है, फिर घटता है, फिर तापमान क्या होगा, बहुत तीव्र गति से तापमान बढ़ने लगता है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ। समझ रहे हो, ठीक है। उसके बाद देखो 480 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान 32 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, 1232 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, ये कितना है, 1232 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, बहुत अधिक तापमान। तुम लोग देखोगे जो पानी है, पानी क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे भाप बन जाता है। समझ लो इतना डिग्री सेल्सियस बहुत अधिक, 100 डिग्री सेल्सियस से भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 1232 डिग्री सेल्सियस ये है, समझ रहे हो। तो इसका जो ये तापमान क्या होता है धीरे धीरे बढ़ते रहता है, बढ़ते बढ़ते, और 480 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, 400 यहाँ से 480 किलोमीटर 500, ये 500 वहीं के बीच कहीं 480 किलोमीटर दूर होगा। ठीक है, यहाँ पे जो तापमान होता है वो कितना होता है 1232 डिग्री सेल्सियस, बोलने का मतलब 1232 डिग्री सेल्सियस। तो तापमान यहाँ पे बहुत तीव्र गति से बढ़ने लगता है, किस मंडल में, तापमंडल में। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा तापमान भी क्या होगा, धीरे धीरे बहुत तीव्र गति से बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा तापमान, और बढ़ के धीरे धीरे कहाँ कितना पहुँच जाता है, 1200 से भी ज़्यादा डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पे पहुँच जाता है। इसी क्षेत्र में 80 से 400 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसे आयन मंडल कहते हैं। आयन मंडल कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है, आयन मंडल। आयन मंडल जो यहाँ पे 85, यहाँ देखो 85 है, 85 से थोड़ा नीचे और 400 किलोमीटर, ठीक है, उस दोनों के बीच का जो क्षेत्र है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आयन मंडल के नाम से जानेंगे। तुम बोलोगे भैया यहाँ तो 85 तक तो मध्यमंडल फैला है, ठीक है, तो इसमें 5 किलोमीटर इधर और इसमें
इसके ऊपर 400 किलोमीटर, ठीक है। वहाँ का जो क्षेत्र है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, आयन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। मध्य मंडल में थोड़ा सा हिस्सा गया है आयन मंडल का, इसलिए उसको छोड़ दिया। अधिकतर भाग किसमें है, हम लोग ताप मंडल में। आयन मंडल का अधिकतर भाग किसमें, ताप मंडल, इसीलिए इसको इसके अंतर्गत हम लोग डाले हैं। मध्य मंडल में थोड़ा सा भाग गया है, ठीक है, मैंने 80 मैंने 5 किलोमीटर मध्य मंडल में है, आयन मंडल 5 किलोमीटर मध्य मंडल में, उसके बाद बाकी का हिस्सा उसके ताप मंडल में आता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 85 से 400 किलोमीटर का जो भाग है उसको आयन मंडल के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस मंडल में उपस्थित O2N2 जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस है सूर्य के परावैंगनिक विकिरण के कारण आयन में बदल जाते हैं। परावैंगनिक विकिरण वही सूर्य की जो यूवी रे है, ठीक है, O2, इस पे जैसे ही प्रकाश की किरणें पर सूर्य की किरणें यूवी रे, कौन सी किरणें, यूवी रेस पड़ती, ये किस में बदल जाता है, आयन। आयन में बदलने का मतलब क्या होता है, जब कोई गैस होता है, ठीक है, जब कोई भी पदार्थ होता है, ठीक है, उसके जो अणु या परमाणु बोलो, ठीक है, वो किस में बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन के बने, उसके अंदर कौन उपस्थित रहता है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। जैसे उस पर यूवी रे परावैंगनिक विकिरण, परावैंगनिक किरणें उस पर पड़ती है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को, अपने अंदर का इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। अपने अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है जिससे वो बना होता है उसके अंदर का क्या कर देता है, त्याग कर देता है। जब इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है तो उस पर क्या आता है, प्लस या माइनस चार्ज आ जाता है, ठीक है। मैंने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या ग्रहण करने से क्या होता है, उसमें प्लस या माइनस आवेश आ जाता है, ठीक है। उसी को हम लोग बोलेंगे आयन में। क्या बोलेंगे, ये आयन में बदल गया। किस में बदल गया, आयन में बदल गया। जब कोई अणु या परमाणु क्या करता है, अपने अंदर का इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या ग्रहण करता है तो किस में बदल जाता है, आयन में बदल जाता है। उसी प्रकार क्या होता है, जब ऑक्सीजन या नाइट्रोजन जो गैस होते हैं जो तापमंडल में उपस्थित रहते हो, उसमें जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो किस में बदल जाता है, आयन में बदल जाता है, जिसके कारण उस मंडल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, आयन मंडल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आयन में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने अंदर का इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पड़ता है या ग्रहण करना पड़ता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे घूमते रहेंगे, इसी मंडल में घूमते रहेंगे, ठीक है। ये जो परमाणु के अंदर से पहले ऑक्सीजन के गैस के अंदर था, अब बाहर आ गया, ठीक है, तो इसको मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस मंडल में मुक्त इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित रहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलने का मतलब क्या है, ऐसा इलेक्ट्रॉन जो किसी परमाणु या अणु से बाहर निकल गए हैं उसको क्या बोलेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो एमसीक्यू में पूछ सकता है किस वायुमंडल के किस परत में, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। तो किस परत में उपस्थित रहते हैं, तापमंडल में बोल सकते हो या आयन मंडल बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या होता है, आयन में बदल जाते हैं। आयन में बदलने के लिए लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। वो जो इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं अपने अंदर से, वो इलेक्ट्रॉन इसी मंडल में घूमते रहते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। समझ में आया ये, ठीक है। रेडियो तरंगे इसी मंडल से परावर्तित होती है। जो हम लोग के घर में रेडियो स्टेशन होता है, ठीक है, वहाँ से तरंगे निकलती है, वहाँ से जो सिग्नल निकलता है ना, जमीन धरातल पे जो रेडियो होता है या टेलीविज़न का जो भी होता है, उससे जो सिग्नल निकलता है ना, वो सिग्नल जाता है तुम्हारे तापमंडल में, तापमंडल से होके फिर रिटर्न इधर आ जाता है, जिसके कारण हमको वो सब गाना वाना सुनाई देता है। रेडियो सिग्नल जब हम लोग प्रकाश, बहुत सारे इस चैप्टर से यूवी रे, ये सब क्या है, ये सब चैप्टर हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। ये परावैंगनिक विकिरण क्या, अगर नहीं पता है परावैंगनिक विकिरण क्या है, ये सब डरने का बात नहीं, ये सब हम लोग आगे की जो 5 चैप्टर है प्रकाश, उसमें ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो डरने का बात नहीं है। रेडियो तरंगे जो सिग्नल होता है, जैसे हम लोग रेडियो चलाते हैं तो वहाँ से एक सिग्नल निकलता है, ठीक है। वो सिग्नल क्या होता है, इधर ऊपर जाता है, ऊपर से जो तापमंडल होता है, ठीक है, उस मंडल या आयन मंडल भी बोल सकते हो, उस मंडल की ओर जाता है, फिर वहाँ से परावर्तित होगी वो सिग्नल क्या होता है, परावर्तित होकर हमारे रेडियो स्टेशन तक जाता है, जिसके कारण हमको क्या होता है, कोई भी गाना उना सुनाई देता है। तो एमसीक्यू में पूछ सकता है रेडियो तरंगे इसी किस मंडल से परावर्तित होता है, तो रेडियो तरंगे आयन मंडल भी बोल सकते हो या तापमंडल, ऑप्शन में जो दिया रहेगा वही सही कर लेना। अगर ऐसे पूछेगा तो आयन मंडल ही बताना कि रेडियो तरंगे आयन मंडल से परावर्तित होती है, ठीक है। ये हमारा चौथा था, ठीक है। तापमान इसमें क्या होता है, तापमान धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ने लगता है। तापमान धीरे धीरे नहीं, बहुत तीव्र गति से तापमान क्या होता है, बढ़ने लगता है इस मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ, ठीक है। और लास्ट वाला हमारा क्या है, बहिमंडल, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। बहिमंडल, ठीक है। जो वायुमंडल की जो 5वीं परत है और अंतिम परत है उसको क्या बोलते हैं, बहिमंडल। उसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। वो बहुत छोटा सा है। ओके,
पांचवा परत क्या है? बहिमंडल। तो इसका भी पहला पॉइंट क्या हो सकता है कि तापमंडल के ऊपर के भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? बहिमंडल के नाम से बोलते हैं। तापमंडल के ऊपर की परत को बहिमंडल के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ है? ठीक है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ हुआ है? ये क्या है? 500 से 1500 किलोमीटर तक, 500 से 1500 किलोमीटर दूर तक, पृथ्वी की सतह से 500 से 1500 किलोमीटर तक दूर तक इस बस्तर का, इस जो परत है इसका विस्तार माना जाता है। तो इसका विस्तार 500 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर के मध्य माना जाता है। ठीक है, जो 500 किलोमीटर तापमंडल जहाँ खत्म होता है, 500 किलोमीटर पृथ्वी से 500 किलोमीटर तक, 500 किलोमीटर और 85 किलोमीटर के बीच का जो क्षेत्र है उसे क्या बोलते हैं? तापमंडल कहते हैं। ठीक है, अब तापमंडल 500 किलोमीटर पर खत्म होता है, उसके बाद 1500 किलोमीटर तक, 500 से 1500 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, ठीक है, जो वायुमंडल का हिस्सा उसे किस नाम से जानते हैं? बहिमंडल। ये हमारा जो वायुमंडल का लास्ट परत है, ठीक है, इसे बहिमंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है? इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस परमाणु के रूप में उपस्थित रहते हैं। हाइड्रोजन हीलियम जो गैस होते हैं वो किस रूप में रहते हैं? परमाणु के रूप में उपस्थित रहते हैं। तीसरा पॉइंट क्या? चौथा पॉइंट क्या? इस परत का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है। 1200 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर, उससे भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा इस परत का तापमान होता है। तो यहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, 1200 डिग्री सेल्सियस से भी बहुत ज़्यादा तापमान इस सब हिस्सा का होता है। वायुमंडल का इतना ऊपर चल जाओगे तो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ते रहेगा। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या? जो सैटेलाइट होता है, जो कृत्रिम उपग्रह होता है, वो सब इसी मंडल में उपस्थित रहते हैं। तो कृत्रिम उपग्रह सैटेलाइट इसी परत में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। ये 5 पॉइंट इसी से क्वेश्चन आ सकता है, तो आएगा। ठीक है, मैंने इसके बारे में ज़्यादा किताबों में नहीं दिया रहता और इसके बारे में अभी हम लोग को ज़्यादा जानकारी भी प्राप्त नहीं है। तो हम लोग के सिलेबस में इतना ही दिया है क्या कि 500 से 1500 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वायुमंडल के नाम से जानेंगे। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन हीलियम जो गैस हैं वो परमाणु के रूप में उपस्थित रहती है। इस परत का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस से भी बहुत ज़्यादा रहता है और इसमें सैटेलाइट, जो कृत्रिम उपग्रह सैटेलाइट होता है, ये सब इसी मंडल में उपस्थित रहता है। ठीक है, तो ये हमारा वायुमंडल की जो 5 परतें थे वो हमारा समाप्त हुआ। ठीक है, अब इसके वीडियो में हम लोग ओजोन मंडल, ये माने ओजोन गैस कैसे बनता है, ये सब उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है।